आज का आपका टॉपिक एवोल्यूशन का उसी लास्ट क्लास के आगे से आप समझेंगे। इसमें आपको समझना है नेचुरल सिलेक्शन। उस नेचुरल सिलेक्शन वाले टॉपिक को आप थोड़ा सा क्लियर करेंगे। इसके एग्जाम्पल आपको समझना है। नेचुरल सिलेक्शन के एग्जाम्पल आप लोगों को सबसे पहले, जैसे आपने नेचुरल सिलेक्शन का एक एग्जाम्पल आपने सुना होगा, डार्विन फिंचेस। दूसरा आप लोगों ने इसमें सुना होगा इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म कहा जाता है, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। ठीक, उसके बाद तीसरा आपने पढ़ा होगा जेनेटिक फ्लो। चौथा आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक, और लास्ट वाला आपका था म्यूटेशन, है ना। ऐसे ये कुछ एग्जाम्पल है जो किसको आप कह सकते प्रूव करते हैं, नेचुरल सिलेक्शन को। तो फिर इनको हम आप लोग कह देते हैं एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। आप लिख सकते हैं इसमें, ये एग्जाम्पल है आपके, एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब नेचुरल सिलेक्शन है तो ये नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी किसने दी थी, तो आपने कल समझा था डार्विन ने, है ना। डार्विनिज्म जिसके अंतर्गत हम आप लोग नेचर सिलेक्शन पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ फिटेस्ट भी हो जाता है उसी के अंतर्गत। इसमें आपको एक एक करके आपको समझना है एग्जाम्पल में। तो इसमें सबसे मेन जैसे ये डार्विन फिंचेस है, ये डार्विन फिंचेस आप लोग बाद में समझेंगे, लेकिन पहले हम लोग किसको समझेंगे, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म जो आपका होता है उसको समझना है। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब इंग्लैंड में एग्जाम्पल दिया जाता है एनसीईआरटी में, जब आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था वहाँ पर, लगभग ये आपका आप ऐसे कह सकते हो उस समय 1850 के समथिंग दिया है डेट जो आपको बताई गई है कि उस समय इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा क्या नहीं था, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ कंपनियाँ वगैरह नहीं थी वहाँ, पॉल्यूशन बहुत लो था, मतलब पॉल्यूशन आज की डेट के अकॉर्डिंग बहुत कम था वहाँ पर, क्योंकि इंडस्ट्रियाँ नहीं थी। और पॉल्यूशन आप जानते हैं कहाँ से होता है, इंडस्ट्रियों से सबसे ज़्यादा। तो 1850 के समथिंग आपका कंपेयर किया जाता है, और एक 1850 में, और उसको कंपेयर किया जाता है शायद 1920 के समथिंग, जब हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था इंग्लैंड में। दोनों को कंपेरिजन उसमें बताया जाता है कि पहले जो 1850 के समथिंग जो इंग्लैंड में पेड़ पौधे हुआ करते थे, ठीक, खासतौर पर, तो उनका जो ट्रंक होता था, यानी जिसको आप तना कह देते हैं, वो लाइट कलर का हुआ करता था। हाँ, ठीक, यानी कि व्हाइटिश कलर का आप कह सकते हैं, बिल्कुल ब्राइट कलर के तने होते थे, क्योंकि पोल्यूशन क्या था, बहुत कम। और जब पोल्यूशन कम था तो वहां पर जो रहते थे कौन, मॉथ वगैरह, ठीक, जो मॉथ पाए जाते थे, वो जो छोटे छोटे कीड़े जो जाके बैठ जाते थे उनमें, लाइकेन थे, मॉथ थे। लाइकेन तो आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा, जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है एल्गी और किसका, एल्गी और किसका, फंजाई का, दोनों का जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। तो आपने अक्सर देखा होगा जब लाइकेन लगता है तो व्हाइट कलर की लेयर सी हो जाती है, वो है ना, जैसे पत्ती सी या कोई ऐसी पपड़ी टाइप की चिपक जाती है उसमें, उस प्रकार की। तो वो भी किस कलर की होती थी, व्हाइटिश कलर की। तो कह रहे उसमें जो मॉथ बैठते थे, तो दो प्रकार के मॉथ उसमें आपको बताए गए। एक कौन से, एक आपके ब्राउन कलर जिनके बिंग होते थे, ब्राउन कलर आपके मॉथ थे, और एक कौन से, व्हाइट कलर थे। देख, दोनों प्रकार के क्या बैठते थे, मॉथ बैठ करके पौधे के ट्रंक में बैठ जाते थे। तो उनमें से जो उनके शिकारी हुआ करते थे, अच्छा ना, तो जब शिकारी आएंगे उनको खाने के लिए, या आप कह सकते हैं फूड चेन के अंतर्गत, तो ये जो पीछे का इनका जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट है, मतलब तना इसका व्हाइट टाइप का है, लाइट कलर का है। तो जो व्हाइट कलर जो आपके मॉथ हुआ होते थे, वो आसानी से क्या हो जाते थे, छिप जाते थे, मतलब जो शिकारी होते थे उनकी नजर में नहीं आते थे, जिसको कैमोफ्लेज वगैरह आप कहते हैं, जैसे गिरगिट जो अपनाते हैं, छद्म आवरण कहते हैं जिनको, है ना, कलर चेंज कर लेना, जिसकी वजह से वो दिखाई नहीं देते तुरंत, मतलब वो छिपे रहते हैं। तो जो शिकारी आते थे तो उसके कारण वो क्या करते थे, व्हाइट कलर वाले जो मॉथ थे वो छिप जाते थे। तो वहां स्पॉट कौन से होते थे, जो डार्क कलर के, ब्राउन कलर के जो आपके मॉथ होते थे, वो साफ दिखाई देते थे स्पष्ट तरीके से। तो जो शिकारी होते थे वो सबसे ज्यादा
किसको किनको खाते थे या किनका शिकार करते थे? जो ब्राउन कलर थे मौत। बात क्लियर? तो ब्राउन कलर मौत को ज्यादा आप कह सकते हैं इनका शिकार होने के कारण इनकी संख्या वहां पर क्या होती थी? कम। तो उस पूरे एरिया में जो आपके ब्राउन कलर जो मौत थे उनकी जनरेशन या पॉपुलेशन क्या होती गई? घटती चली गई। लेकिन जो व्हाइट कलर वाले जो मौत थे उनकी पॉपुलेशन क्या होती गई? वो बढ़ती गई। बात क्लियर? अब ये जो उसकी जस्ट बात करें उन्हीं जो साइंटिस्ट का ग्रुप जो ये चेक कर रहा था, उन साइंटिस्ट के ग्रुप ने उसके बाद 1920 में जब हाइयर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया इंग्लैंड में, बहुत ज्यादा मात्रा में इंडस्ट्री डेवलप हो गई, तब आकर के उन्होंने वही चीज देखी। तो वही पेड़ों में जो तने होते थे उन पर उन्होंने जब देखा तो पॉल्यूशन के कारण इंडस्ट्री से ये जो आपके तने थे ये सब किस कलर के हो गए थे? डार्क कलर के। तो अब जो आपका बैकग्राउंड है वो किस कलर का हुआ? डार्क कलर का, क्योंकि पॉल्यूशन के कारण, धुएं के कारण, स्मोक के कारण वो आपके जो पेड़ पौधे थे वो क्या हो गए? डार्क कलर के। अब उसमें ये दोनों कलर के, व्हाइट कलर और ब्राउन कलर के जो मौत थे वो जब बैठते थे तब उन्होंने ये नोटिस किया कि जो व्हाइट कलर वाले मौत थे उनकी पॉपुलेशन क्या थी? कम। पॉपुलेशन क्या थी? कम। और किसकी ज्यादा दिखाई दी? ब्राउन कलर की। अब वो ऐसा क्यों हुआ? तो उसके पीछे का रीजन आप समझ गए होंगे कि पीछे का जो बैकग्राउंड है वो किस कलर का है? डार्क। तो शिकारी जब आते होंगे तो उन्हें डार्क वाले कलर वाले जो मौत थे ब्राउन कलर वाले वो आपके छिप जाते होंगे। तो कौन स्पॉट हो जाते होंगे वहां पर? व्हाइट वाले। भाई ब्लैक पर कोई चीज व्हाइट लग जाए तो स्पष्ट दिखती है दूर से, या आप कह सकते हैं लाइट कलर वाले स्पष्ट दिखते हैं डार्क कलर में। तो जो सबसे ज्यादा शिकार हुआ वो किसका हुआ? व्हाइट वाले मौत का। तो व्हाइट वाले मौत की पॉपुलेशन उस समय क्या हो गई? कम। और जो लाइकेन थे वो भी क्या हो गए? खत्म। बात क्लियर? तो ये दोनों की पॉपुलेशन किसकी किसकी? लाइकेन जो वहां पर थे वो, और जो आपके व्हाइट कलर मौत थे वो दोनों क्या हो गए? कम हो गए। तो पॉपुलेशन किसकी बढ़ी? ब्राउन कलर वाली की। अब इधर समझना आपको, ये इसको हम लोग आप लोग नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल क्यों मानते हैं? भाई ये सब हुआ किसके कारण है? इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, प्रदूषण के कारण। बात हो ना? लेकिन इसमें किसी मनुष्य का हाथ नहीं है इसके पीछे डायरेक्ट रूप से, इनडायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हम ही आप लोग कर रहे हैं। लेकिन उस इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण खत्म होने का काम ये नेचुरल चल रहा है भाई, जो क्योंकि फूड चेन तो चलती चलती, हम आप लोग करें या ना करें भाई, एक दूसरे से फूड चेन चल रही है तो जीवधारी शिकार करते ही अपने, कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे छोटे ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा? शिकार बनाएगा। तो इसमें वो कह रहा है कि ये जो चीजें हो रही है, पहले कम होना किसी की पॉपुलेशन का, अगली बार में अचानक से क्या हो जाना? ज्यादा हो जाना, ये किसके कारण है? नेचर सिलेक्शन के कारण, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन के कारण। तो ये इसका मतलब, इस थ्योरी से उन्होंने एक एग्जाम्पल बनाया था। टॉपिक कौन सा? इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। बात क्लियर? ये उसका एग्जाम्पल है किसका? नेचुरल सिलेक्शन का। बात क्लियर है? ये डार्विन की फिंचे, कल मैंने आपको बताया था डार्विन की फिंचे डिफाइन की थी। डार्विन जब कौन से वाले द्वीप पे गया था? डार्विन जब अपने जहाज से गैलोपैगोस वाले द्वीप में गया। कौन सा था? गैलोपैगोस। अब गैलोपैगोस ये जो आज का आइसलैंड था, इसमें जब वो जहाज लेके गया, कौन सा जहाज था? कौन सा जहाज था डार्विन के पास? डार्विन किस जहाज से यात्रा कर रहा था? HMS बीगल से। बात क्लियर? तो जब गैलोपैगोस द्वीप पहुंचा तो वहां पर उसको क्या दिखाई थी? चिड़िया। अब वो चिड़िया जब उन्होंने देखी कि जैसे वो द्वीप में और आइसलैंड में और आगे बढ़े, अलग अलग जगहों पर गए, तो उन्होंने देखा वही जो आपकी सेम स्पीसीज की जो बर्ड थी, चिड़िया थी, उसकी अलग अलग आपकी क्या थी? वैरायटी। वैरायटी किस कारण? उसकी जो बीक होती है, चोंच होती है जो, उसमें आपकी वैरायटी थी, है ना? कोई छोटी थी, किसी की चोंच बड़ी थी, किसी की छोट आप कह सकते पतली थी, किसी की मोटी थी, किसी की आगे से झुकी हुई टाइप की थी, मतलब आगे से जो आपकी झुक जाती है अंदर के साइड। तो कह रहे इस प्रकार की अलग अलग चोंच का होना किसका कारण था? नेचुरल सिलेक्शन का। क्यों? क्योंकि जिस जब कह सकते हो परिस्थिति में वो चिड़िया रहती होगी, अपने आप को उसी परिस्थिति में उसने क्या किया? एडॉप्ट कर दिया। अब अनुकूलन होगा, एडेप्टेशन होगा, तो वो तो उसी परिस्थिति के अनुसार करेगी जिस परिस्थिति में वो रहती है। तो जो चिड़िया जिस परिस्थिति में थी, जिस प्रकार की उसकी ईटिंग बिहेवियर था, जिस प्रकार से उसको भोजन प्राप्त होता था, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन था, उसी प्रकार से उसकी चोंच में क्या होता गया?
परिवर्तन, तो जिसके कारण एक ही स्पीसीज की जो चिड़िया थी उसकी चोंच क्या थी, अलग अलग प्रकार की। तो उन्होंने कहा ये कौन से प्रकार का एडेप्टेशन है, ये किस प्रकार का होता है, अनुकूलन जिसको आप लोग कहते थे, तो उसको कहते थे हम लोग पारिस्थितिकी अनुकूलन, है ना। यानी कि परिस्थिति के अनुसार अपने आप को क्या कर लेना, ढाल लेना, यानी कि उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेना। तो ये भी किसके कारण है, नेचर के कारण। इसलिए ये भी एग्जाम्पल किस में दिया जाता है, नेचुरल सिलेक्शन में। बात क्लियर। इसके बाद आपका आता है जेनेटिक फ्लो। अब जेनेटिक फ्लो और एक है जेनेटिक ड्रिफ्ट, दोनों में अंतर है। जेनेटिक फ्लो क्या होता है, फ्लो मीन्स क्या होता है, जाना। देखिए आप कह सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाना, किसका जाना, यहाँ शब्द क्या है, जेनेटिक। जेनेटिक्स का शब्द का मतलब आप समझ गए जो जेनेटिक कैरेक्टर है आपके। बात क्लियर। अब ये फ्लो कैसे होंगे, तो आप जानते हैं इसके लिए माइग्रेशन, कहते हैं माइग्रेशन शब्द यूज होता है। कौन सा, माइग्रेशन। और माइग्रेशन क्या होता है, तो कल मैंने आपको बताया था अपने आप को क्या करने के लिए, सरवाइव करने के लिए जीवधारी कभी कभी एक स्थान को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, दूसरे स्थान। कल जैसे आपने लेदर चिड़िया वगैरह की एग्जाम्पल दिया था कि बहुत सारे पक्षी होते हैं जो एक निश्चित समय में आपकी साइबेरिया साइड के पक्षी अपने यहाँ आ जाते हैं, है ना, सर्दियों में। अब कभी कभी ऐसा भी होता है जब सर्दियाँ खत्म होती तो वो वापस भी क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो जो जेनेटिक फ्लो है ये माइग्रेशन के कारण आता है, जिसके कारण पक्षी या कह सकते जीव अपने आप को उस परिस्थिति के अनुसार ढल नहीं सकते, तो वो क्या हो जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। और जब माइग्रेट कर जाते हैं तो माइग्रेशन में दो टर्म आते हैं, याद करिए, एक होता है इमिग्रेशन और एक होता है एमिग्रेशन। बात क्लियर। माइग्रेशन में दो टर्म छुपे होते हैं, एक को कहते हैं इमिग्रेशन और एक को क्या बोलते हैं, एमिग्रेशन। होता ना, एक का मतलब क्या होता है, एक का मतलब होता है आना, कहीं बाहर से एक मान लीजिए विशेष क्षेत्र में कुछ जीव आ गए या कुछ ऑर्गेनिज्म आ गए, स्पीसीज आ गई कुछ, और कभी कभी होता है कि वहां से फिर वापस क्या हो गई, चले जाना, या इस क्षेत्र से दूसरी जगह पर चले जाना। तो एक एमिग्रेशन होता है और एक इमिग्रेशन होता है। इमिग्रेशन का मतलब आना और एमिग्रेशन का मीन्स जाना। बात क्लियर। तो ये जाते हैं जब जिस जगह पर, बात समझिएगा, जैसे सपोज करिए अपने यहाँ कुछ कहीं और जगह के लोग आ जाएं और वो हम आप लोगों के बीच में रहने लगे। बात क्लियर। और जब बीच में रहने लगेंगे तो क्या होगा, वो यहीं पर रह करके मान लीजिए यहीं पर उन्होंने शादियां कर ली, यहीं पर वो रहने लगे, उन्होंने यहीं अपनी फैमिली बना ली, यहीं पर परिवार उन्होंने अपना बढ़ाना स्टार्ट किया। तो उनके कैरेक्टर क्या हो जाते हैं, हम आप लोगों की पॉपुलेशन में या उस क्षेत्र में जो रहने वाली मोस्ट ऑफ क्वांटिटी में जो पॉपुलेशन होती है उसके साथ मिक्स हो जाते हैं। तो मिक्स होने के कारण उनके जीन हम आप लोगों के जीन के साथ क्या हो जाते हैं, मैच, जिसके कारण एक नई स्पीसीज का क्या होता है, नमा, क्योंकि नए जेनेटिक कैरेक्टर, एक नया आप कह सकते हैं उसका क्या बनेगा, इक्विलिब्रियम बन जाएगा। तो दोनों के कैरेक्टर मिक्स हो जाने के कारण जो स्पीसीज बनेगी वो दोनों से थोड़ा क्या हो जाएगी, डिफर, जिसको कह देते हैं नई स्पीसीज। तो एक नेचुरल स्पेसिफिकेशन हुआ ना यहाँ पर, यानी कि नेचर के द्वारा ही है, बात क्लियर। लेकिन वो आपका क्या कहलाता है, जेनेटिक फ्लो हो जाना। लेकिन इसी में एक शब्द दिया है जेनेटिक ड्रिफ्ट, और जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट का आप एग्जाम्पल से समझे। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोगों ने नियम पढ़ा होगा हार्डी-वीनबर्ग का नियम, है ना, हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम समीकरण, P+Q का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 से आप लोगों को इसमें बताया जाता है। एक सीवल राइट इफेक्ट पूछा जाता है, शायद PYQ में आया था एक बार, NCERT में नहीं है, लेकिन एक बार पिछले साथ एक PYQ है सीवल राइट इफेक्ट से। एक उसी में है आपका बॉटल नेक इफेक्ट, बोतल ग्रीवा प्रभाव कह देते हैं जिसको, एक सीवल राइट इफेक्ट है। किसके अंतर्गत आता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंतर्गत। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है वो आपको समझना है, जेनेटिक ड्रिफ्ट या सीवल राइट प्रभाव क्या होता है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है, मान लीजिए बहुत सारे लोग किसी एक निश्चित क्षेत्र में एक जगह घर बनाकर बहुत सारे गांव में लोग रह रहे हैं, ऐसे समझिएगा, ठीक। और वहीं पर वो जब रहते तो कहाँ लोग रहते हैं ज्यादातर, जहां पर परिस्थितियां उनके क्या हो, अनुकूल हो। अनुकूल का मतलब मोस्टली सबसे कॉमन चीज लोग क्या ढूंढते हैं रहने के लिए, घर बनाने के लिए, जहां क्या हो, पानी आसानी से उपलब्ध हो,
यानी सबसे मोस्ट ऑफ जरूरी चीज क्या होती है? पानी। पानी आपका जहाँ उपलब्ध हो, तो ज्यादातर आपने देखा होगा बस्तियां, शहर, महानगर वहीं बने होते हैं जहाँ पर क्या हो, नदियां। बात के लिए जैसे आप गंगा नदी में चले जाइए तो बड़े बड़े जितने भी आपके महानगर है शायद लगभग सब नदियों के किनारे बने हुए हैं। भारी इंडस्ट्रियलाइजेशन वहीं पर आपको मिलेगा, है ना। आप वहां से लेके उत्तराखंड से लेकर के आप बंगाल तक जाइए, गंगा नदी के किनारे किनारे सारे बड़े बड़े शहर बसे मिलेंगे आपको। देख तो वो तो इसके अलावा परिस्थितियां और भी, केवल पानी नहीं, पानी के अलावा भी जहाँ आपकी सेफ्टी हो, जहाँ शिकारी बहुत क्या हो, कम हो, जहाँ पर आपके पैथोजन रोगाणु बहुत क्या हो, कम हो, जिससे हम आप लोग सरवाइव जल्दी कर सके या जीवधारी ज्यादा सरवाइव करके अपनी पॉपुलेशन को क्या कर सके, बढ़ा सके। बात समझिएगा। अब मान लीजिए इसमें ये सिविल राइट इफेक्ट का भी उदाहरण है ये, और मान लीजिए उसमें अचानक से क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है नदियों में। तो आपने देखा होगा नदियों में बाढ़ आ जाने से क्या होता है, जो लोग होते जो रहते हैं वहां पर वो क्या हो जाते हैं, उनके घर नष्ट हो जाते हैं, है ना। वो बेचारे आपके कह सकते विस्थापित हो जाते हैं, उन्हें भागना पड़ता है। तो मान लीजिए अगर उधर कम लोग रहते थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए, बात समझ ना, मान लीजिए इधर पे जो लोग रह रहे थे वो सब सही थे, ठीक, हष्ट-पुष्ट थे, 2-4 लोग ऐसे थे उस पॉपुलेशन में जो उनसे अलग थे। अलग होने का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि वो कह सकते किसी प्रकार से हैंडीकैप मान लीजिए, या किसी और चीज का भी आप उदाहरण दे सकते हैं उसमें, कि मान लीजिए सब सही थे, 2-4 100-200 घर थे, उसमें से 1-2 घर में ऐसे लोग थे जो क्या थे, उन लोगों से अलग थे। जैसे उसमें ज्यादातर दिया जाता है वो जो आपकी ब्राउन आइज का उदाहरण दिया जाता है कि मान लीजिए सब ब्लैक आई वाले थे और उनमें से 1-2 लोग ऐसे थे जिनकी आंखें कैसी थी, ब्राउन कलर की थी, मतलब एक हटके चीज बताने के लिए। तो मान लीजिए अगर 10, 15, 20, 100 घर है और बाढ़ आ गई, तो उसमें सबसे ज्यादा चांस होते हैं कि वो जो ब्राउन कलर वाले लोग थे वो क्या हो जाएंगे, वो खत्म, क्योंकि उनके बचने के चांस क्या है, कम, क्योंकि नंबर ऑफ स्पीसीज या नंबर ऑफ इंडिविजुअल वो क्या है, कम है। लेकिन जो नॉर्मल वाले हैं वो नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज्यादा है। बात क्लियर। तो उनके बचने के चांस ज्यादा है भाई, उनमें से ज्यादातर चले जाए, कुछ तो बचेंगे, लेकिन जो आपके कम है वो तो ऑलरेडी ही कम है। और एक बार अगर इफेक्ट हुआ या कोई चीज ऐसी हुई, आपके नेचुरल डिजास्टर हुआ, तो सबसे ज्यादा चांस होते हैं उन लोगों का क्या हो जाना, खत्म हो जाना। लेकिन वहीं अगर मान लीजिए उसी एरिया में ज्यादा लोग रहते, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, तो मान लीजिए लाखों लोग रहते हैं, उनमें 20-30 हजार मान लीजिए ब्राउन कलर आई वाले भी है या हैंडीकैप्ड है मान लीजिए, तो उनमें से अगर मान लीजिए कोई ऐसी नेचुरल डिजास्टर आती है तो उसमें संभावना होती है कि कुछ क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, है ना। और जो बच जाएंगे वो अपनी संख्या को क्या करेंगे, वो बढ़ाएंगे। बात क्लियर। तो यही चीज को उन्होंने क्या किया, जो इसको कहते हैं सिविल राइट इफेक्ट, ये PYQ में आया, और इसी से रिलेटेड है आपका कौन सा, इसी से रिलेटेड है बॉटल नेक इफेक्ट। बॉटल नेक इफेक्ट क्या है, तो बॉटल नेक इफेक्ट में आपको याद होगा अगर आपने पढ़ा हो कि एक बॉटल लेते हैं 2 और उनमें क्या भरते हैं हम आप लोग, कंचे, है ना, वो कंचे मार्बल पीसेस कहते हैं, उसमें 2 बॉटल ली और बॉटल इस प्रकार से होती है ना, ये जैसे दोनों बॉटल को एक साथ आपने लिया और उसमें एक जैसी चीजें उसमें फिल कर दी, मान लीजिए पीविल्स डाल दी उसमें बहुत सारे, तो सब मान लीजिए ब्लैक कलर के हमने पीविल्स डाले सब में, दोनों बॉटल में, और एक बॉटल में क्या किया, ब्लैक कलर के साथ हमने 2-4 ऐसे पीविल्स डाल दिए जो क्या थे, अलग कलर के थे। मान लीजिए सब ब्लैक भर दिए हमने, उसमें 1-2 क्या डाल दिए, अब कोई भी कलर मान लीजिए व्हाइट डाल दिए, रेड डाल दिए, कुछ भी जो उनसे अलग थे, है ना, 1-2। अब पता चला इसमें क्या किया, हमने बहुत सारे पीविल्स लिए, लेकिन इनमें नंबर ऑफ वो जो आपकी जो इनमें कम थी, जिनकी रेड मान लीजिए, रेड कलर मान लीजिए पीविल इनमें कम थे, इसमें रेड कलर के पीविल हमने क्या कर दिए, ज्यादा। बात क्लियर। तो यहाँ पर इन दोनों को हमने जब बॉटल को गिरा दिए, मान लीजिए धक्का लगा, गिर गई बॉटल स्टूल से, तो आपने देखा होगा जब ये मिक्सअप होती है, गिरती है, जब ये गिरेंगी तो उसमें से सबसे ज्यादा चांस किसके लुप्त होने के या गिरने के होंगे, जो रेड कलर के हैं, जो कम संख्या में है। बात क्लियर। क्योंकि वो संख्या में ऑलरेडी पहले से क्या है, कम है, तो गिरेंगे तो मान लीजिए ब्लैक वाले भी गिरेंगे, लेकिन उनके साथ वो भी क्या हो जाएंगे, गिर सकते हैं या छिप सकते हैं। तो जब बॉटल देखेंगे आप तो उनमें से रेड कलर वाले हो सकता है क्या हो गए हो, उन ब्लैक कलर वालों में छिप गए हो, या हो सकता है बॉटल से निकल के क्या हो गए हो, बाहर चले गए हो। लेकिन जो लार्ज संख्या में रेड कलर वाले जिस बॉटल में, तो उसमें कुछ गिरे भी होंगे तो कुछ बच भी तो गए होंगे ना। अब ऐसा तो है नहीं कि सब रेड ही वाले गिरे होंगे बाहर,
तो कुछ गिरे होंगे ब्लैक के साथ रेड वाले, लेकिन कुछ क्या रहेंगे, कुछ बचे रहेंगे ना। तो उसको हम आप लोग कौन सा इफेक्ट कह देते हैं, बॉटल नेक इफेक्ट कह देते हैं। ये आपको याद रखना है, इसी को कहते हैं बॉटल नेक इफेक्ट। अब उसी जेनेटिक ड्रिफ्ट पर ये जो आपका बना हुआ है, उसी को आप जेनेटिक ड्रिफ्ट को आपको समझाता है कौन सा, हार्डी ग्रीनबर्ग का। देखिए एवोल्यूशन जो आपकी ये चैप्टर है, ये आपकी बायोलॉजी का मोस्टली टफेस्ट भाग आपका चैप्टर है ये। क्यों? क्योंकि ये ऊपर नीचे मिक्सअप है, ये क्रम से नहीं है पूरा चैप्टर कि आप सोचे कि हम क्रम से उस चैप्टर को समझ लें, तो ऐसे वो समझ में नहीं आए, क्रमवार तरीके से नहीं है, किसी का एग्जाम्पल पीछे से लेना पड़ता है। थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन की, डार्विनिज्म की है, और हम पढ़ रहे हैं बाद में, और एग्जाम्पल उसी का दे रहे हैं कि भाई नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी किसने दी, डार्विन ने। बात क्लियर? एग्जाम्पल हमने बहुत सारे ले लिए, है ना। तो ये आपके बीच बीच में आपको एग्जाम्पल देने पड़ते, इसलिए एवोल्यूशन आपका आसानी से दिमाग में नहीं जाता, वो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है दिमाग में। इसमें अब आपको ये समझना जो हार्डी ग्रीनबर्ग का नियम है, हार्डी ग्रीनबर्ग का नियम क्या कहता है, अब समझिएगा। हार्डी ग्रीनबर्ग मान लीजिए एक वैसे बना के समझ लीजिए, आपको क्लियर होगा, शायद हो जाएगा इसमें। देखिए आप लोगों ने जीन पूल पढ़ा होगा, जानते हैं जीन पूल क्या होता है भाई? जीन पूल कोई बताएगा? जीन पूल क्या क्या होता है? जीन पूल का मतलब, जीन किसे कहते हैं? क्या होता है भाई जीन? वो फैक्टर जिसमें जो कैरेक्टर जो मतलब पेरेंट के कैरेक्टर आगे प्रोजेनी में बढ़ाते हैं, वो क्या बताया आपने? वो फैक्टर जो अपने पेरेंट के कैरेक्टर को अपनी प्रोजेनी में आगे बढ़ाते हैं, अपनी प्रोजेनी में आगे बढ़ाते हैं। और कोई है जो बताएगा? जीन क्या होता है? सबसे पहले आपको समझना है, क्योंकि आपको इसमें जीन पूल पढ़ना है। पूल मीन्स क्या होता है? पूल मीन्स क्या होता है? ग्रुप, है ना। पूल मीन्स क्या होता है? ग्रुप। जैसे एक तालाब मान लीजिए, स्विमिंग पूल कह देते हैं आप लोग। मान लीजिए एक तालाब है, स्विमिंग पूल ऐसे मान लीजिए। अब उसमें बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं? तैर रहे हैं उस पूल में। बात समझना। अब वो पूल ही नहीं, वो एक स्विमिंग पूल नहीं है, बताने का एग्जाम्पल कि मान लीजिए एक पूल है, मतलब एक ग्रुप है। अब उस ग्रुप में मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं या बहुत सारी स्पीसीज वहां पर रहती है, तो उन स्पीसीज में वेरिएशन भी होंगी। जैसे मान लीजिए हमने एग्जाम्पल दे दिया कि कुछ ए वाले हैं जो कैसे हैं, होमोजाइगस, और क्या कहलाती कंडीशन? डोमिनेंट, है ना। कैपिटल लेटर में है तो याद करो आप, मेंडल वाले चैप्टर में आपने पढ़े होंगे, है ना। डोमिनेंट और रिसेसिव, दो प्रकार के। तो ये मान लीजिए आपका होमोजाइगस क्यों है? क्योंकि दोनों आपके जो फैक्टर है या दोनों जीन कैसे हैं? दोनों डोमिनेंट है ना। अब मान लीजिए उसमें कुछ ऐसे भी होंगे जो होमोजाइगस और क्या होंगे? रिसेसिव होंगे। बात क्लियर? आप इधर कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने ये ले लिया, जरूरी नहीं आप पी और क्यू भी ले सकते, कुछ भी मान लीजिए। तो यहाँ पर कुछ होमोजाइगस डोमिनेंट होंगे और कुछ होमोजाइगस रिसेसिव भी होंगे, ऐसे मान लीजिए ये। तो ये हो गए होमोजाइगस डोमिनेंट, बात समझिएगा। और ये वाले क्या हो जाएंगे? होमोजाइगस रिसेसिव, मतलब अप्रभावी भी जिसको आप लोग कह देते हैं, बात समझिएगा। अब हमें इसमें क्या करना है, ये तो हमने मान लिया कि इतनी संख्या है। अब इसमें निकाली जाती है इनकी क्या? फ्रीक्वेंसी। क्या निकाली जाती है? फ्रीक्वेंसी। कैसे निकाली जाती है फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी का लीजिए या परसेंटेज, क्या निकाला जाता है? फ्रीक्वेंसी या फिर परसेंटेज निकाला जाता है। मान लीजिए हमने फ्रीक्वेंसी निकालना है या परसेंटेज निकालना है, कुछ भी कह लीजिए आप। किसकी? तो एक बार निकालेंगे किसकी? होमोजाइगस डोमिनेंट कि कितने लोग ऐसे हैं इस पूरे पूल में, इस ग्रुप में, जो किस प्रकार के हैं? होमोजाइगस है और डोमिनेंट है। तो परसेंटेज कैसे निकाला जाता है? टोटल इंडिविजुअल कितने हैं, उसमें से होमोजाइगस यानी उस पर्टिकुलर कैरेक्टर वाले कितने, और मल्टीप्लाई बाई 100।
यही होता है। तो हम आप लोग फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, लेकिन दो प्रकार की। किसकी किसकी? एक होमोजाइगस डोमिनेंट की और एक होमोजाइगस रिसेसिव की। होमोजाइगस रिसेसिव की। अब इसमें आपको देखना है, परसेंटेज निकालेंगे तो इसमें आपको करना क्या है, सपोज करिए हमने इसकी निकाली कि ये भाई होमोजाइगस डोमिनेंट की निकालना है, तो कितने हैं इसमें होमोजाइगस डोमिनेंट कितने हैं, तो हम इसको काउंट करेंगे 1 2 3 और 4 है। बात क्लियर? तो हम इधर पर क्या लिख देंगे, 4 हो गया। अब आपको देखिए कितने थे टोटल, और टोटल हमने गिने इसमें 7 है। कितने हैं? 7। तो हम क्या लिखेंगे नीचे, 7 मल्टीप्लाई बाई 100। जो आएगा वो क्या निकलेगी हमारी, फ्रीक्वेंसी या फिर परसेंटेज। बात क्लियर? तो ऐसे ही किसकी निकलेगी, रिसेसिव की। रिसेसिव कितने हैं, तो 1 2 और 3, और अपॉन क्या हो जाएगा 7 और मल्टीप्लाई बाई 100। जो आएगी नंबर वो किसकी होगी, वो होमोजाइगस रिसेसिव की होगी। बात क्लियर? अब इसी फॉर्मूले को उन्होंने क्या बताया था, तो याद करिए, उन्होंने बताया P प्लस क्यू, या वहां पर बुक में P प्लस क्यू आप मान लीजिए A प्लस A का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे, तो इसको आप लोग खोलेंगे, जैसे मान लीजिए तो A का स्क्वायर क्या होगा, A स्क्वायर, स्मॉल a वाले का स्क्वायर क्या होगा, स्मॉल a स्क्वायर, और लास्ट बीच में क्या होता है 2a और कैपिटल A और स्मॉल a, ऐसे ये बन जाता है इक्वल टू 1। अब आप कहेंगे सर ये ऐसे क्यों, ऐसा क्यों, a का मतलब क्या है, a किसको माना आपने, होमोजाइगस डोमिनेंट। बात क्लियर? तो इसका स्क्वायर प्लस कुछ क्या होंगे, होमोजाइगस रिसेसिव वाले भी होंगे, और कुछ कैसे भी होंगे, जो दोनों का क्या होंगे मिक्सचर। और मिक्सचर को क्या बोला जाता है, जब दोनों चीजें मिक्स हो जाती, ए और ए हो जाएगा, तो ये ना तो होमोजाइगस तो रही नहीं गया, ये क्या हो जाएगा हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस, और इसमें कैपिटल वाला है यानी कि डोमिनेंट वाला मौजूद है, तो इसको हेट्रोजाइगस क्या कहेंगे, डोमिनेंट कहा जाएगा। तो आप कहेंगे सर फिर कैपिटल ए और स्मॉल ए वन लिख देते, दो क्यों लिखे, भाई अगर फॉर्मूला बनेगा इसके हिसाब से, अगर अकॉर्डिंगली मान लिया जाए, तो ए स्क्वायर समझ में आया, ये ए स्क्वायर समझ में आया, बीच में हेट्रोजाइगस डोमिनेंट बना, तो ए और ए होना चाहिए, 2 कहां से आया, ये मैथ का फॉर्मूला हो गया ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर। तो ऐसा क्यों, तो इसके पीछे का रीजन अगर आपको समझना, बुकों में नहीं दिया जाता तो वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा इसको और सरल से समझेंगे तो याद करिए, चेकर बोर्ड वाला आपने मेंडल में बनाया होगा, और ऐसे मान लीजिए हम ऐसे लिख लें, जब गैमीट्स आप बनाते हैं तो उसमें ऐसे चेकर बॉक्स बनाते हैं ना, अब उस चेकर बॉक्स में हम आप लोग रख रहे हैं इसको, किसको किसको रखना है, कैपिटल ए वाले हैं, तो दो गैमीट्स हो गए कैपिटल ए वाले, और कौन से वाले हैं स्मॉल ए वाले, तो हम इसको रख ले स्मॉल ए और स्मॉल ए। अब आप देखिए इसको क्रॉस कराइए, इसका कैपिटल ए स्मॉल ए है तो क्या हो जाएगा, होगा ना। अब इसके बाद कराइए, एक मिनट, दोनों नहीं है, इधर ए है और इधर कैपिटल है, सॉरी लिखने में उल्टा हो गया, तो यहाँ पर दोनों ए क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, बात समझिएगा। अब इस ए का कहां पर होगा, स्मॉल ए के साथ, तो क्या हो गया, फिर अब इसका कराएंगे इसके साथ, तो क्या बनेगा कैपिटल ए स्मॉल ए। अब इसका इसके साथ होगा तो क्या होगा स्मॉल ए। अब आप देखिए ये क्या है, कैपिटल ए है, हो गया, ये क्या है स्मॉल ए है, लेकिन इसके साथ देखिए ये कितने हैं, 2 है ना, तो हम इधर बीच में क्या लिखेंगे, हुआ ना भाई, इसलिए ये आपका क्या हो गया, ए और ए है तो ए स्क्वायर, वो स्मॉल ए है तो क्या हो जाएगा स्मॉल ए का स्क्वायर, बीच में जो दोनों का आपका हेट्रोजाइगस बने वो कितने, 2, तो क्या हो जाएगा 2a और स्मॉल ए, या कैपिटल ए स्मॉल ए। बात क्लियर? इसलिए ये जो आपका इक्विलिब्रियम है, ये किसका इक्विलिब्रियम है, हार्डी-वीनबर्ग का। बात क्लियर? और हार्डी-वीनबर्ग का जो इक्विलिब्रियम है वो कहता क्या है, थ्योरी क्या कहती है, क्या बताया जाता है हार्डी-वीनबर्ग के इक्विलिब्रियम में,
हार्डी बीनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी एक बड़ी आबादी में, या आप कह सकते किसी एक बड़ी जीन पूल वाली आबादी में कह रहे हैं जो जीन का फ्रिक्वेंसी है या जो आवृत्ति है उन जीन की लक्षणों की, वो हमेशा क्या बनी रहती है, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब ना घटती है ना ही बढ़ती है, बल्कि स्टेबल रहती है। कब? जब उसमें क्या ना हो तो कुछ चीज है जिसके कारण चेंज होता है। किस किस के कारण चेंज होता है? चेंज किसी आबादी में कब आता है? या कहीं किसी के जीन या किसी के जेनेटिक कैरेक्टर कब चेंज होते हैं? किसी के जीन या जेनेटिक कैरेक्टर कब चेंज हुआ करते हैं? जब क्या हो जाए, या तो अचानक से म्यूटेशन हो जाए, चेंज होता है कि नहीं, या फिर क्या हो जाए, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना कि जेनेटिक फ्लो हो जाए, बात क्लियर। तीसरा आपने पढ़ा था क्या हो जाए, नेचुरल सिलेक्शन हो, बात क्लियर। चौथा आपने क्या लिखा था, इसमें चौथा आपका आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको आप लोग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही क्या कहा जाता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अगर ये चीजें नहीं होती हैं, क्योंकि यही ऐसे फैक्टर है जो किसी भी स्पीसीज के जेनेटिक कैरेक्टर को क्या कर देते हैं, चेंज करने की क्षमता रखते हैं। मान लीजिए कोई एक स्पीसीज है, मैंने आपको कल भी बताया था, समझना इसको। इस म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? म्यूटेशन का मतलब होता है कि मान लीजिए एक नॉर्मल स्पीसीज है, माता पिता है, उनकी संतान एक बनी जिसमें अचानक से क्या हो गया, चेंज। और जब चेंज हो गया तो उस कैरेक्टर यानी कि उस स्पीसीज के कैरेक्टर पेरेंट और स्पीसीज से क्या हो गया, अचानक चेंज देखने लगे। कल आपको बताया था मैंने ह्यूगो डी ब्रीज का एग्जाम्पल, है ना, म्यूटेशन थ्योरी। उसने जिस पौधे का प्रयोग किया, कौन से पौधे का, इवनिंग प्रिमरोज, या उसका बॉटेनिकल नेम होता है ओइनोथेरा लैमार्कियाना, बात क्लियर। उस पर उन्होंने प्रयोग किया तो उन्होंने क्या देखा था, यही तो देखा था कि जो स्पीसीज पेरेंटल प्लांट उन्होंने लिए थे, उन्होंने जब उन पर क्या कराया, पॉलिनेशन कराया, नया बीज बना, उसको बोया, तो देखा जो स्पीसीज उनकी संतानें बन रही थी फर्स्ट जनरेशन की, वो उनसे थोड़ा क्या थी, चेंज थी। अब ये चेंज अचानक से हुआ ना, सडन चेंज, पहले से तो तय नहीं था ना कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि भाई नॉर्मल माता पिता है तो नॉर्मल संतान होनी चाहिए। अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि वो आपके क्या हो गए, वो अपने माता पिता से अलग बन गए। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था 6 उंगलियों का बनना, है ना। तो कह रहे एकदम से अचानक, पहले से तय नहीं था लेकिन अचानक चेंज हुआ, और चेंज होने के कारण वो पूरी स्पीसीज क्या हो गई, बदल गई। और दूसरा जेनेटिक फ्लो, जैसा मैंने अभी आपको समझाया कि किसी कारणवश हम लोगों को कहाँ अपने एक क्षेत्र छोड़ के कहाँ जाना पड़ा, दूसरी जगह, या दूसरी जगह के कहाँ आ गए, अपनी जगह, बात क्लियर, नई जगह पर, तो उनके बीच आपस में कॉम्बिनेशन हो गया तो स्पीसीज या कैरेक्टर चेंज हो जाते हैं। तीसरा क्या रहा, नेचुरल सिलेक्शन, नेचर सिलेक्शन कर ले। जैसे आपने नेचर सिलेक्शन की थ्योरी के एग्जाम्पल तो पढ़े, जैसे आपने वो इंडस्ट्रियल मैलेनेज में पढ़ा, नेचर ही ने तो सिलेक्ट किया उसमें। नेचर स्वयं चयन करती कि हमको किसको रखना और किसको नहीं रखना है। और नेचुरल सिलेक्शन का एक आपने थ्योरी पढ़ी होगी एनसीईआरटी में दी, डीडीटी, याद है डीडीटी का, डीडीटी सॉरी डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, डीडीटी क्या है, डीडीटी क्या है, ये इंसेक्टिसाइड्स, याद है, कीटनाशक, रसायन है, केमिकल, जिसका पूरा नाम, डीडीटी का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, बात क्लियर। और इसका यूज कहाँ किया जाता है, अब तो खैर बैन हो गया, गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया अपनी मिलती का, लेकिन पहले इसके ठीक पहले बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होती थी, यूज, कहाँ यूज हो जाती थी ये, आपने देखा होगा फसलों में कीड़े मारने की दवा के रूप में। आपके घरों में, याद करिए, इससे पहले, आज से 5-6 साल पहले आपने देखा होगा, 10 साल पहले आपके घरों में नगर पालिका वाले आते थे छिड़कने दवा डालने, तो वो घर में आते थे, स्मोक, वो स्मोक लिए रहते हैं, वो डीडीटी नहीं, पहले स्प्रे करते थे घरों में आके दीवारों में, तो मच्छर तो मरते ही मरते थे, साथ में जो और भी अदर और छिपकली वगैरह होते थे, वो चींटियां वगैरह, वो भी साथ में गायब, जिनके कारण गिद्ध जो बलचर होते थे वो खत्म हो गए,
आपने पढ़ा होगा बायो मैग्निफिकेशन, जैवावर्धन। खास श्रृंखला में एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में कोई केमिकल जब जाता है तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। जो लास्ट वाला कंज्यूमर होता है, लास्ट वाला या तो तृतीय को भोगता, तो उसमें जो उसकी कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है, सबसे ज़्यादा, जिसके कारण वो जीवधारी क्या हो जाता है, मर जाता है। तो गिद्ध आप जानते हैं सबसे लास्ट लेवल का ट्रॉपिक लेवल का जीवधारी था, तो उसके कारण बलचर क्या हो गए, खत्म हो गए सब। तो आप क्वेश्चन पूछा जाता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में गिद्धों के मरने का कारण क्या है, घटने का कारण क्या है, उनकी संख्या। तो आप बताएंगे किसके कारण, डीडीटी का बायो मैग्निफिकेशन हो जाने के कारण। बात समझ ना, आप समझिए। जब ये डीडीटी छिड़की जाती थी घरों में, है ना, जैसे मान लीजिए सबको जाए आपके घर में छिड़क दिए, तो उसमें जो बैक्टीरिया आपके मान लीजिए जो मॉस्किटो मच्छर होते थे, ज्यादातर मच्छर क्या हो गए, मर गए सब। बात समझ ना। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे लोग बच गए मच्छर जिनके पास डीडीटी से लड़ने की क्या थी, क्षमता। उन्हें पता नहीं था कि हमारे पास ये क्षमता है, बात समझना। लेकिन जब डीडीटी सामने आई और तो उसको अचानक से उसके सामने फेस टू फेस करना पड़ा। जैसे भाई कुछ लोग जैसे हनुमान जी होते थे, पहले बैठे रहते थे ऐसे कहते थे, तो उनको अपनी शक्तियां भूल जाती थी कि कितने शक्तिशाली हैं। तो उनसे जब तक कोई कहता नहीं था जगा के हिला डुला के, तब तक उन्हें नहीं पता रहता था कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, है ना। लेकिन जब परिस्थितियां सामने आती, जैसे आप ही लोग हैं और तैरना नहीं जानते, मान लीजिए आप कहेंगे अरे सर तैरना हमने तो आज तक नहीं सीखा, और आप किसी तालाब में खड़े हो अपने दोस्त के साथ, कोई गए हो पिकनिक टूर को, मार दिए धक्का मार दिए उसने, तब आप कहाँ गिर गए, गड्ढे में, पानी भरा है, डूबने वाले, तो क्या करेंगे, अपने आप बचाने के लिए हर चीज का प्रयास करते। क्यों कहते हैं ना, मरते क्या ना करते। अब पता ही है कि अब नहीं करेंगे तो चले जाएंगे, तो करना स्टार्ट करेंगे, क्या हाथ ही पैर डुलाएंगे, अंदर कुछ नहीं बनेगा। तो व्यक्ति अपने आप को बचाने को उस समय फिर पता चलता है कि हम क्या भी कर सकते हैं, हम तैर सकते हैं हाथ पैर डुला के। तो जो डुला लेगा वो बच जाएगा, जो वही चीज में लगेगा कि आप मुझे जाने जाना, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो वो तो चले ऑलरेडी जा चुका है, तो अब तो मैं ऊपर आने की जरूरत ही नहीं। वही चीज तो उन्होंने बताया कि जब डीडीटी छिड़कते थे तो ज्यादातर जो मच्छर थे वो क्या हो जाते थे, वो सब मर जाते। उनमें से कुछ आपके मच्छर ऐसे थे जो क्या हो जाते थे, बच गए। अब बच गए तो इसका मतलब किसका, तो वो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी आपको याद होगी, जो योग्य होंगे वो क्या होंगे, वो बचेंगे, जो योग्य नहीं होंगे उनको क्या कर देगी नेचर, साइड में कर देगी। तो जो नहीं बच पाए वो खत्म हो गए, उनकी पॉपुलेशन उस आप कह सकते ग्रुप से, उस एरिया से गायब। जो योग्य थे, परफेक्ट थे, फिटेस्ट थे, वो क्या हो गए, बच गए। तो वो आपको बताया जाता है, उसका एग्जाम्पल दिया जाता है किसके लिए, डीडीटी का एग्जाम्पल। तो वो नेचुरल सिलेक्शन है ना। तो हार्डी बीनबर्ग कहता है कि यदि किसी जीवधारी की पॉपुलेशन में अगर म्यूटेशन ना हो, जेनेटिक फ्लो ना हो, या नेचुरल सिलेक्शन ना हो, और क्या भी ना हो, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन किसी कब होता है, पैकिटीन सब है ना, याद है ना आपको, जेनेटिक मतलब क्रॉसिंग ओवर। हाँ, क्रॉसिंग ओवर। हम आप लोग बिल्कुल, जब आप लोगों को बताया जाता है कि भाई संतानें जो होती माता पिता की, वो आपकी अलग अलग कैरेक्टर वाली क्यों होती है, तो उसके पीछे का रीजन ही यही है कि वो जीवधारी कौन सा रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर एनिमल में इसीलिए पाया जाता है ताकि उनमें क्या हो, वेरिएशन। जबकि हम आप लोग अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े, सिंगल ऑर्गेनिज्म जिसमें भाग लेता है, तो उसमें बनने वाली जो प्रोजनी होती है उसको क्या कहा जाता है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। अगर कोई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला जीव है और वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो उससे बनने वाली जो संतान है, उसकी प्रोजनी है, वो कैसी होती है, वो अपने पेरेंट्स से हूबहू क्या होती है, सेम, आइडेंटिकल होती है। बात क्लियर। और आइडेंटिकल को क्या कहा जाता है, एक शब्द यूज किया जाता है उधर पर, क्लोन। क्या कहा जाता है, क्लोन यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्लोन क्या होता है। क्लोन मतलब ऐसे दो जीवधारी जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या हो, सेम। बात क्लियर। क्योंकि जेनेटिक मटेरियल ही हमारे कैरेक्टर क्या करता है, डिफाइन करता है, डिसाइड करता है, डिफाइन करता है। बात क्लियर। तो हम आप लोग जब जेनेटिकल मटेरियल से एक जैसे होंगे तो सब कैसे दिखेंगे, जैसे हम आप लोग अभी कहते थे हम लोग एक स्पीसीज के हैं। क्यों एक स्पीसीज के हैं, क्योंकि हमारे मोस्ट ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर क्या है, सेम है। कुछ चीजें भर हमारी क्या है, आपकी चेंज। कितने % डीएनए चेंज होता है हमारा, 7%।
नहीं 1% भी नहीं होता, पॉइंट 0.01%, याद रखिएगा। मतलब एक छोटा सा चेंज के कारण हम आप लोग एक दूसरे से क्या है डिफर, लेकिन मोस्टली पार्ट कैसा है सेम है ना, इसलिए हम आप लोग सब एक ही स्पीसीज में है। बात क्लियर। तो वो यही कह रहा है कि कोई भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ना हुआ हो, यानी कि कौन सा रिप्रोडक्शन ना हुआ हो सेक्सुअल, तब किसी क्षेत्र की जो आपकी जीन पूल की में जो जेनेटिक कैरेक्टर है वो हर पीढ़ी दर पीढ़ी क्या रहेंगे, एक जैसे सेम रहेंगे। उसी के लिए ये आपका फॉर्मूला दिया गया था, कौन सा, ये a² + 2a बराबर प्लस a² = 1। बात क्लियर। इसको हार्डी-वीनबर्ग का क्या कहते हैं, प्रिंसिपल, या इसी को इक्विलिब्रियम कहते हैं, फॉर्मूले को इक्विलिब्रियम बोल दिया जाता है। बात क्लियर। तो ये आपका वहां पर शिफ्ट हो जाता है। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था इसी में जब हम आप लोग पढ़ते हैं हार्डी-वीनबर्ग में, तो एक तो हार्डी-वीनबर्ग का हो गया, एक मैंने आपको बताया किसका, बॉटलनेक इफेक्ट वाला, है ना। तो बॉटलनेक इफेक्ट आपको याद रखना है। तो अब उसके बाद आपके मैंने बताए थे एविडेंसेस, आपको कल बताए थे, जनरली समझाए थे सब एविडेंसेस थे ना, कि आपको पता है कि अगर बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हुआ है तो भाई उसके एविडेंसेस भी तो होंगे कि एवोल्यूशन हुआ है। भाई हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे माने, साक्ष्य भी तो होंगे ना उसके प्रमाण इस नेचर में कि एवोल्यूशन हुआ है। बात क्लियर। और एवोल्यूशन जब हुआ है, या कह सकते हैं आपका ग्रोथ हुई है सिंपल टू लार्जर या सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चीजें हुई हैं, तो टाइम लगा है लेकिन हुई है, तो उसके प्रूफ भी मिलते हैं, तो कहते वो आपका उसमें बताया जाता है। तो उसके लिए कई सारे एविडेंसेस हैं, जैसे कल होमोलोगस ऑर्गन डिसाइड किया था, है ना, एनालॉगस ऑर्गन आपके किए थे, उसके अलावा वेस्टिजियल ऑर्गन थे, और वेस्टिजियल ऑर्गन के अलावा और क्या था, तो एम्ब्रियोलॉजी से भी आपको एविडेंस मिलते हैं, फॉसिलाइजेशन से भी आपको क्या मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं, है ना। और इसके अलावा भी आपके बहुत सारे ऐसे आपके एविडेंसेस हैं जिससे हमें ये प्रूफ होता है, जैसे कनेक्टिव लिंक्स, संयोजी कड़ियां कहते हैं जिनको, उनसे भी हमें प्रूफ मिलता है ना। अब जैसे आपसे कह दिया जाए होमोलोगस ऑर्गन, तो किसे कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन, जिनका ओरिजिन अलग अलग हो लेकिन फंक्शन सेम है ना, जिनका ओरिजिन क्या हो, नहीं आप फिर से समझना, तो आप कंफ्यूज हो गए। कह रहे जो होमोलोगस होते हैं उनका मतलब होता है जिनकी ओरिजिन एक जैसे समान सेम, लेकिन फंक्शन क्या हो, अलग अलग। जैसे एग्जाम्पल आपको दिए गए थे, मनुष्य के हाथ, है ना, घोड़े के आगे के पैर, चमगादड़ के पंख, व्हेल के फ्लीपर जिनसे वो आपकी तैरती है उस पानी में, सबकी ओरिजिन क्या है, एक जैसी सेम है, समान है, लेकिन फंक्शन सबके क्या है, अलग अलग। जैसे मनुष्य अपने हाथों का यूज किसके लिए करता है, वस्तुओं को पकड़ने के लिए, है ना। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है, जैसे चमगादड़ है, उससे पूछे चमगादड़ का क्या काम है पंखों का, तो आप कहें तोड़ने के लिए। ऐसे व्हेल के फ्लीपर का तैरने के लिए। कार्य सबके अलग, घोड़े के आगे के पैर दौड़ने के लिए, बात के लिए सर्वाइव करने के लिए होते हैं। ऐसे ही आपसे एनालॉगस टाइप का जब पूछ दिया जाता है तो उल्टा कर देते हैं आप लोग, है ना, जिसमें आपके इंसेक्ट्स के विंग्स वगैरह का एग्जाम्पल दे देते हैं हम आप लोग। काइटिनेजरस होते हैं, स्किन से बने हुए होते हैं, फीदर से बने हुए होते हैं, ये सब आपके पंख। इसके अलावा आप लोगों का कनेक्टिव लिंक्स का जो आपका आता है, तो कनेक्टिव लिंक्स में एक आधे एग्जाम्पल पूछ लेते हैं। कनेक्टिव लिंक में कौन, जैसे लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का लिंक, तो आप कह देते वायरस, है ना। अब आपसे अगर पूछते वायरस में कनेक्टिव लिंक्स, हम कह देते लिविंग और नॉन लिविंग का। तो ऐसे 2 पॉइंट बताना जो प्रूव करें कि जो लिविंग है वो, और 2 ऐसे आपको पॉइंट बताना जो नॉन लिविंग प्रूव करते हो। लिविंग और नॉन लिविंग के 2 पॉइंट। तो जैसे वायरस है, हम आप लोग वायरस में अगर लिविंग थिंग्स की बात करें, लिविंग थिंग्स की, और एक तरफ हम मान लीजिए नॉन लिविंग थिंग्स की, नॉन लिविंग कैरेक्टर और लिविंग कैरेक्टर भी आप ऐसे कह सकते हैं। तो जैसे नॉन लिविंग में आपके 2 कैरेक्टर बता, तो आप बहुत सारे सकते हैं। पहला पॉइंट लिविंग का, जेनेटिक मटेरियल की प्रेजेंस, यानी कि प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। दूसरा आपका, आप कह सकते अपनी प्रोजन, यानी कि अपनी नंबर ऑफ स्पीसीज को क्या करना, बढ़ाना, या नंबर ऑफ इंडिविजुअल को इंक्रीज करना, नंबर ऑफ
इंडिविजुअल इंक्रीजमेंट, मतलब ये अपने आप को इंक्रीज करता है क्या करके, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करके, है ना। तो ये दो कैरेक्टर और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इसके अलावा हम दो इसमें अगर नॉन लिविंग ढूंढेंगे कि वायरस नॉन लिविंग कैसे है, तो आपको सबसे पहली चीज है कि इसमें क्या नहीं होते, मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होती, मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होती। अब मेटाबॉलिक रिएक्शन क्यों नहीं होती, क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शन करने वाले क्या नहीं होते, कौन नहीं होते, तो प्रोटोप्लाज्म में वाले एंजाइम नहीं होते ना। वैसे तो आपको उसमें पाए जाते हैं, जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, राइबोन्यूक्लिएज होता है ना, लेकिन वो नहीं है जो किस में पाए जाते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन या आप कह सकते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। इसके अलावा दूसरा पॉइंट अगर आपसे पूछे कि दूसरा हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो जेनेटिक मटेरियल एक होता है, सिंगल, जबकि लिविंग में क्या होते हैं, दोनों डीएनए और आरएनए, लेकिन इसमें क्या होता है, या तो डीएनए या फिर आरएनए, दूसरा पॉइंट वो हो जाता है ना। और भी आप चीजें बता सकते हैं कि ये केवल कहाँ अपने आप की कह सकते हैं रिप्लिकेट करता है, जब लिविंग होस्ट सेल के अंदर हो, और होस्ट सेल के जब बाहर रहेगा तो ये अपनी संख्या या रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता। जबकि और एक और आपके इसमें पॉइंट जोड़ दिया जाता है, याद करिए, क्रिस्टलाइजेशन, याद है ना, किसने किया था, स्टैनले ने सबसे पहली बार क्या किया था, क्रिस्टलाइजेशन, तो वो भी आप जोड़ सकते हैं इसमें। ये एक कनेक्टिव लिंक हो गया वायरस। ऐसे आपने बहुत सारे आपने कनेक्टिव लिंक पढ़े होंगे, जैसे यूग्लिना किसके किसके बीच का कनेक्टिव लिंक है, हाँ, उसी को हम आप ऐसे कह सकते हैं लार्जर रूप में अगर समझे तो प्लांट और एनिमल्स के बीच। बात क्लियर। ऐसा क्या करता है यूग्लिना की प्लांट और एनिमल के बीच कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिव लिंक की तरह काम करता है। हाँ, यानी कि ये जैसे आप कह सकते धूप की उपस्थिति में, आप कहते लाइट की उपस्थिति में आता है, ये बिल्कुल पौधों जैसे कैरेक्टर करता है, क्या, फोटोसिंथेसिस करना। जैसे ही रात होती है, लाइट नहीं होती, तो क्या करता है, फूड को कैप्चर कर लेता है, मतलब वो आप कह सकते ग्रहण करने वाला, अमीबा वगैरह में न्यूट्रिशन पढ़ा होगा आपने, सेम प्रोसेस। तो मतलब दोनों के कैरेक्टर ऑटोट्रॉपिक भी और हेटेरोट्रॉपिक भी। इसके बाद एक तीसरा पूछा जाता है, जो सबसे ज्यादा आपका शायद पूछा भी जाता है, आपने देखा होगा आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स नाम सुना होगा आप लोगों ने। किसके किसके बीच की कनेक्टिव लिंक, रेप्टाइल्स और बर्ड के बीच, पक्षी और सरीसृपों के बीच। और कौन होता है आर्कियोप्टेरिक्स, तो आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, जो उड़ने वाला डायनासोर है ना, वो जो उड़ जाता है, जिसकी चोंच होती है, पंख होते उड़ जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, आर्कियोप्टेरिक्स। वो ये बताता है कि उसकी चोंच में, वो जो आपके होते चोंच थे, लेकिन चोंच के साथ उसमें क्या भी होते हैं, दांत। जबकि बर्ड्स में चोंच तो होती है, क्या नहीं होते, और जो रेप्टाइल्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, दांत, लेकिन चोंच नहीं होती, पीछे पूंछ होती है, पंख होते। मतलब आधे कैरेक्टर देखने पर किसकी तरह, बर्ड्स की तरह, और आधे कैरेक्टर देखने पर रेप्टाइल्स की तरह, इसलिए उनको रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच की क्या कहा जाता है, कनेक्टिव टिश्यू। हाँ, कनेक्टिव लिंक, सॉरी, कनेक्टिव लिंक। अब इसमें एक और पूछा जाता है, याद करिए, इसी में एक क्वेश्चन आपका कनेक्टिव लिंक का नाम आता है कॉर्डेट और हेमीकॉर्डेट के बीच का कनेक्टिव लिंक। कॉर्डेट और हेमीकॉर्डेट के बीच का कनेक्टिव लिंक याद है, बेलेनोग्लॉसस। कौन, बेलेनोग्लॉसस की पूंछ में नोटोकॉर्ड पाई जाती है, पुच्छ टेल पार्ट में। ठीक, इसके अलावा आपको और आपको पता है, जैसे नियोप्लाइना पूछा जाता है, नियोप्लाइना याद करिए, अगर याद हो, एक आपका नियोप्लाइना है और एक आपका एक और कोई आपका एनिमल पूछा जाता है। देखिए, एक नियोप्लाइना किसके किसके बीच होता है, एक, हाँ, वो होता है नियोप्लाइना एनेलिडा और मोलस्का के बीच की कनेक्टिव लिंक। ये आपको ऐसे एक कनेक्टिव लिंक और पूछा जाता है, देखिए याद नहीं आ रहा मुझे, ये ऐसे वो क्वेश्चन जैसे PYQ बन जाते हैं, ये जितने भी करेक्टर, तो ये भी बताते हैं कि कभी ना कभी किसी एक प्रकार के कैरेक्टर से ही किसी नई स्पीसीज का क्या हुआ है, निर्माण। क्यों, क्योंकि तभी तो उन दोनों में वो कैरेक्टर पाए जाते हैं। इसका मतलब कि एवोल्यूशन के समय वो जीव है जो बताता है कि सिंपल से
कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ होगा, है ना। तो वो आपका कनेक्टिव किस में आता है, लिंक्स में। अब जब फॉसिलाइजेशन होता है तो मैंने आपको फॉसिलाइजेशन में भी बताया था, फॉसिलाइजेशन होता है लेकिन उसमें एक थ्योरी पढ़ाई जाती है, याद करिए, कार्बन डेटिंग विधि। कार्बन डेटिंग विधि पढ़िए ना भाई। फॉसिल्स की एज ज्ञात करने के लिए क्या आता है, जैसे हमें कोई मान लीजिए प्रूफ मिला, जमीन से हमने कोई खुदाई की, और जब खुदाई की तो आपने देखा होगा उसमें क्या प्राप्त होते हैं, हमें अवशेष मिलते हैं जिनको हम लोग फॉसिल्स कहते थे, जीवाश्म। और मैंने आपको कल बताया था जीवाश्म कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के नाम बताए थे। कौन कौन से फॉसिल्स 4 प्रकार के बताए थे आपको? एक अनअल्टर्ड था, एक आपका पेट्रीफाइड था, एक आपका प्रिंट था, और एक आपका मोल्ड था। ठीक, एक और बनता है, ठीक, एनसीईआरटी में उसका जिक्र है या नहीं, लेकिन उसमें शायद पर है नहीं, लेकिन एक और बनता है, याद करिए। 4 के अलावा एक और आपका फॉसिल प्राप्त होता है। मैं आपको 4 प्रकार के आपको याद होंगे, मैंने जो कल बताए थे। वो पेट्रीफाइड क्या होता है? जो पत्थर में दब जाते हैं तो मतलब वो खत्म हो जाते हैं, सब उनका अवशेष मतलब हार्ड मटेरियल बचता है बॉडी का, कोई हार्ड पार्ट। जैसे मान लीजिए कोई जीवधारी मरा, दबा, लाखों करोड़ों वर्ष दबा रहा, दबने के कारण उसकी बॉडी पूरी तरीके से क्या हो गई, वो डिकम्पोज हो गई, है ना, उसका हाइड्रोकार्बन में चेंज हो गई। लेकिन उसकी बॉडी का एक ऐसा पार्ट बच जाता है जो कैसा होता है, जो टफ होता है, ठोस होता है, सॉलिड होता है। जैसे मैंने आपको बताया था मोलस्का का वो सेल बच जाता है, ऊपर का कवच कैल्शियम कार्बोनेट का, है ना। हम आप लोगों में मान लीजिए टस्क, दांत, टीथ बच जाते हैं, है ना। ऐसे किसी के मान लीजिए जैसे आपके आर्थ्रोपोडा है तो उनका एक्सोस्केलेटन मिल जाता है ना, वो क्योंकि काइटिन का बना होता है और हार्ड टाइप का होता है, वो मिल जाए। तो ये बताता है कि वो किस प्रकार का फॉसिल्स है, उसकी कैटेगरी कौन सी वाली है, पेट्रीफाइड। बात क्लियर, प्रस्तीकृत कहते हैं हिंदी में। दूसरा कौन सा फॉसिल्स मिलता है, अनअल्टर्ड। और अनअल्टर्ड आपको बताया था वो फॉसिल्स होता है जिसमें जीवधारी जब मरता है कोई ऑर्गेनिज्म तो वो दबने के बाद उसमें कुछ ऐसी चीज ऊपर से उसको कवर अप कर लेती है जिसके कारण उसकी बॉडी क्या हो जाती है, प्रिजर्व हो जाती है पूरी तरह से, मतलब उसमें कुछ खराब नहीं होता। अब किस में प्रिजर्व होता है, तो प्रिजर्व के लिए आपको जैसे बताया था बर्फ, अंटार्कटिका साइड आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेंगे, वहां पर प्रिजर्व फॉसिल्स मिलते हैं, क्योंकि वहां 12 महीने क्या रहती है, बर्फ रहती, ग्लेशियर है वहां पर। तो वहां पर किस चीज के मिलते हैं आपको फॉसिल, जो पोलर बियर वगैरह है उनके आपको फॉसिल्स क्या मिलेंगे, फ्रीज मिलेंगे एकदम। हाँ, इसके अलावा आप मैं बताया था रेजिन में जो पौधों से वो निकलती है, रेजिन, गाद कहते हैं जिसको, तो हाँ, तो उसमें आपके वो क्या हो जाते हैं, मॉथ वगैरह चिपक जाते हैं तो वो उसी के ऊपर चढ़ जाती है, तो उनकी बॉडी क्या हो जाती है, प्रिजर्व हो जाती है। तीसरे प्रिंट बताए थे जिनमें बॉडी नहीं मिलती लेकिन उनके शरीर के क्या मिलते हैं, प्रिंट, निशान, है ना। और एक आपका मोल्ड बताया था, ठप्पा कहते जिसको, जैसे आप वो लेते लाख आती है ना तो कहते थे वो भाई सील लगा दीजिए ठप्पा टाइप का, तो वही सेम चीज लेके जाती है, तो मरने के बाद वो उसके क्या मिले, उसकी आकृति, डिजाइन, उसके वो अवशेष मिल जाते हैं वहां पर, वो मोल्ड होता है। लेकिन एक आपका फॉसिल्स है जो शायद दिया जाता है उसमें, जो कुछ जीवधारी के जो वेस्ट होते हैं, वेस्ट मतलब होता है जो मलमूत्र वगैरह होता है, वो कभी कभी मिल जाता है दबा हुआ, तो उसका जीवाश्म मिलता है भाई, क्योंकि वो जो वेस्ट मटेरियल है, जैसे मान लीजिए जानवरों का गोबर वगैरह है ना, वो दबा हुआ मिल जाता है तो उसको बोलते हैं, एक वो भी आपका जीवाश्म की कैटेगरी है। आगे तो ये एक, उसके बाद आपको पढ़ाया जाता है जीवाश्मीकरण में कार्बन डेटिंग, मैंने आपको बताया जो आपकी विधि जो यूज की जाती है कार्बन डेटिंग, हाँ, एज पता करने के लिए, उसमें किसका यूज किया जाता है, कार्बन की अर्ध आयु काल को देखा जाता है उसमें, और कार्बन की अर्ध आयु काल में जो होता है करे उससे पता किया जाता है कि ये जो चीज जो दबी हुई फॉसिल से कितने साल पहले की है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो नॉर्मल कार्बन होता है उसका एक निश्चित टाइम होता है किसमें बदलने का, रेडियो एक्टिव कार्बन में चेंज होने का, बात क्लियर। और जब रेडियो एक्टिव कार्बन चेंज होने का तो उसका अर्ध आयु काल होता है 5668 वर्ष या ईयर्स। उतने साल में उसकी जितनी भी मात्रा होगी उस बॉडी में कार्बन की, हाफ समय में उसकी मात्रा हाफ क्या हो चुकी होती है, रेडियो एक्टिव फॉर्म में चेंज हो चुकी होती है, C14 कहते हैं जिसको आप, बात क्लियर। तो वो चेक करके किसी बॉडी में कि कितनी मात्रा में नॉर्मल कार्बन है
और कितनी मात्रा में रेडियो एक्टिव कार्बन में चेंज हो चुका है, उसके टाइम को, उसकी अमाउंट को चेक करके बता देते कि ये जो आपका फॉसिल से ये कितने साल पुराना रहा होगा। बात क्लियर। लेकिन उसके पहले एक और विधि अपनाते थे, ये तो आपकी न्यू हो गई, मान लीजिए आधुनिक विधि हो गई। उसके पहले एक विधि है जो अपनाते थे, मान लीजिए जब कार्बन डेटिंग नहीं आई थी तो पहले फॉसिल्स कैसे पता करते थे भाई? अभी कार्बन डेटिंग आ गई, हम आप लोग अर्धायु काल चेक करें, लेकिन इससे पहले अगर पूछ दिया जाए कि जब नहीं कार्बन डेटिंग आई थी तब कैसे पता करते थे कि फॉसिल्स कितने साल पुराना है भाई? जैसे मान लीजिए शुरुआत में आदि मानव में आप लोग वंश पता करते हो, निएंडरथल मानो, जावा मानो, पेकिंग मानो, है ना। तो उसके पहले मान लीजिए अगर कोई चीज मिलती होगी तो कैसे पता करते होंगे लोग बाकी भाई ये कितने साल पुराना है? हाँ, इसमें एक विधि जो बताई जाती है कॉमन, वो लेयरिंग। सॉइल प्रोफाइल पढ़ी होगी आपने, लेयर कि कितनी परतें ऊपर चढ़ गई, जो अवशेष जो जीवाश्म मिला है वो कितनी लेयर नीचे दबा हुआ मिला है, क्योंकि एक लेयर एक निश्चित टाइम पीरियड में बनती है। तो कह रहे कितनी लेयर बन चुकी है ऊपर सॉइल की, उससे वो क्या करते थे, वो पता लगाते थे कि ये जो फॉसिल्स है ये कितने साल पुराना है। बात क्लियर। तो वो पहली विधि थी। कार्बन डेटिंग अभी नई विधि है, नई आपकी खोज हुई, अर्धायु काल वगैरह हम आप लोग चालकता वगैरह पता करके बताते हैं, तो ये दूसरी है। बात क्लियर। अब उसके बाद आपका इसमें एवोल्यूशन में आपका आता है कौन, मनुष्यों का एवोल्यूशन आपको पढ़ना है इसमें। तो मनुष्यों के एवोल्यूशन के लिए आप लोगों को याद रखना है कि ये जो एवोल्यूशन है इसकी थ्योरी आपके या इसकी क्लास जब हम आपको लेंगे तो इसमें आपको याद रखना है पूरे जितने भी मनुष्य हैं शुरू से लेकर के लास्ट तक के, जैसे हम आप लोग कह देते हैं अलग अलग जो आपके मनुष्यों के जो पूर्वज हैं उनकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, तो वहां से लेकर के लास्ट तक वो आपको पढ़ना है। बात क्लियर। बस।